एक मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई मैम। हाँ, अब हो गई। देखिए, ये सब्जेक्ट है जैन अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है मैम। हाँ, जैन अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें पहले हमारी मैनेजमेंट चल रही है, फिर साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जैन का वो रहेगा, और फिर साइंस बेसिस पर और हमारी कॉस्मोलॉजी, इनको लेकर ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो स्टडी बनाया गया है। अब मैंने कल होमवर्क दिया था, कल थे आप? यस मैम। मुझे जयदीप जी का आ गया है, उन्होंने बनाकर तुरंत भेज दिया था। सबने बनाया है अपना अपना? तो कौन कौन है वही नहीं पता मुझे क्लास। पूजा जी, अब गणेश क्या जी। बनाना है? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हेलो आवाज ब्रेक हो रही है मैम। मैम, क्या एक बनाना मिनट। है? अब देखो, अब भी आवाज ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। अरे आवाज ही नहीं आ रही है मैम आपकी क्लियर। वापस पूजा जी, क्या बनाना है? हाँ, अब देखिए, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है मैम। हाँ जी, देखिए, अगर आपने ना भी बनाया हो तो ध्यान रखना, जयदीप जी ने तो मुझे बोल दिया था, भेज दिया था उनका होमवर्क। अभी देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि आपको ढूंढना है कि दिन भर में आपका प्राइम टाइम कौन सा होगा। मैम, प्राइम आपकी टाइम का अर्थ क्या बताया था कल? आवाज फिर नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, अब ठीक है, पहले ब्रेक हो रहा था। जी, ठीक है। अब इधर देखिए, कल मैंने बताया था कि प्राइम टाइम आपको आपका ढूंढना है। दूसरी बात बताई थी कि आपको एक दिन का पूरा टाइम टेबल बनाना है कि एक दिन में आपको कौन से काम करने हैं, जैसे कि आज के दिन आपने सुबह ही वो टाइम टेबल बनाना है, और वो टाइम टेबल बनाने के बाद आपको उसको डिवाइड करना है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले काम कौन से हैं। ये कल आपको दिया था, करेक्ट? यस मैम। तो किया है सबने? हाँ प्राइम टाइम निकला है मैम। क्या आया आपका प्राइम टाइम? मैम सवेरे 9 से 10। सुबह 9 से 10 ये आपका प्राइम टाइम है, जिस हाँ समय आप यस। सबसे ज्यादा फ्रेश होते हो, करेक्ट? हाँ अच्छा, और किसी का क्या आया प्राइम टाइम? सब है? और हम्म, और किसी ने अपना प्राइम टाइम ढूंढा कि अपना प्राइम टाइम क्या है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम अभी। आ रही है ना? हाँ, हाँ देखिए, आपको ढूंढना है, और उस प्राइम टाइम में आपको भी अभी असाइनमेंट नहीं है, पर वो जो प्राइम टाइम आपका है, जैसे कि किसी का 1 घंटा रहेगा, किसी का 2 घंटा रहेगा, किसी का आधा घंटा भी रहेगा, कि उस समय वो सबसे ज्यादा फ्रेश रहेंगे। उस समय क्या रहेगा, आपका माइंड भी एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर वर्क कर पाएगा। वो आपका प्राइम टाइम रहेगा, वो आपका सबसे फ्रेश
समय है उस समय आप थोड़े समय में ज्यादा काम कर सकते हो। तो उस समय में 5 मिनट ऐसे निकालना कि जिसमें आपका ध्यान बस आपके श्वासों पर हो। ठीक, ये ध्यान रख के करना। फिर मुझे बताना, मैं बाद में बताऊंगी उसके बारे में कुछ, तब आप उसका रिजल्ट मुझे तब बताना। ठीक, अभी देखिए, कल हम देख रहे थे कि जैन दर्शन के दृष्टि से समय प्रबंधन के सैद्धांतिक पक्ष भी होते हैं और प्रायोगिक पक्ष भी होते हैं। तो कल हमने सैद्धांतिक पक्ष देखे थे। सैद्धांतिक पक्ष का अर्थ क्या होता है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। और कल हम सिद्धांतों की अपेक्षा से क्या कर रहे थे? समय प्रबंधन के तत्व हम देख रहे थे, उसके पूरे पॉइंट्स हम देख रहे थे। अब आज हमें देखना है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। जो प्रायोगिक पक्ष है उसे लेकर समय प्रबंधन कैसे हो सकता है वो हमें देखना है। प्रायोगिक पक्ष में क्या आएगा? जो प्रैक्टिकली हम कर पाते हैं, कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए। जैसे कि मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? यस मैम। ओके, तो जैसे कि अब मैंने सोच लिया, सुन लिया कि समय को लेकर ये सिद्धांत है, समय को लेकर ऐसे ऐसे बातें हमारे आगमों में बताई है, पर उसे मैं अब मेरे जीवन में कैसे अप्लाई करूं, वो क्या आएगा? आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आएगा। अब सबसे पहला प्रायोगिक पक्ष आपको बताया गया है, वह है सही उद्देश्य का निर्माण करना, मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव। पर आपका ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? आपका लक्ष्य उद्देश्य भी कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आपको एक व्यवहार में बताती हूँ, जो एग्जाम्पल हमने सुने हुए। एडोल्फ हिटलर था, ठीक, सबने उनका नाम सुना है। यस मैम। एडोल्फ हिटलर था, जर्मनी में था। 1919 की बात थी। उस समय पहला महायुद्ध पूर्ण हुआ था। अब पहले महायुद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो तय हुआ, उस तह में जर्मनी के साथ अन्याय, ठीक, ऐसा हिटलर को लगता था। तो वो तब किशोर अवस्था में था, अभी तक पूरा यंग भी नहीं बना था, पूरे यौवन अवस्था में भी वो नहीं आया था। तो उस समय उसने देखा कि जर्मनी के साथ अन्याय हो रहा है। उस समय उसने अपने जीवन का एक उद्देश्य डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, जर्मनी का सम्राट बनूंगा और जर्मनी पूरे वर्ल्ड पर राज्य करेगी। ठीक, उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब वो बना भी, जर्मनी का सम्राट भी बना। उसके बाद उसने क्या क्या किया वो सब हमने देखा हुआ है कि एक जर्मनी ही रहे और वो ही क्या रहे, वहां का सम्राट रहे, उसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, वो हमें हिस्ट्री पता है। कि बस उसका उद्देश्य क्या था कि जर्मनी को ही क्या करना है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ड बनाना है। जर्मनी में ही सारे आर्य है, और जो आर्य लोग हैं वही क्या कर सकते हैं, पूरे दुनिया पर राज्य कर सकते हैं। और मैं ही क्या बनूंगा, इस जर्मनी का सम्राट बनूंगा। मैं सम्राट बन के क्या करूंगा, इसका आगे तक फैलाव करूंगा। अब ये रहा हिटलर का लक्ष्य। अब दूसरे साइड से आप देखिए, एक तिब्बत में एक संत हुए मिलारेपा। वो मिलारेपा जो था वो था तांत्रिक। वो तंत्र के आधार पर लोगों को क्या करता था, डराता भी था, और तंत्र के आधार पर ही अपनी आजीविका भी चलाता था। तो उसने, लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वो बहुत बहुत ख्याति प्राप्त तांत्रिक था। तो लोग उससे डर डर कर रहते थे। पर मिलारेपा ने जब तिब्बत की साधना है, बौद्ध धर्म जो वहां पर है, उनके गुरुओं को देखा, जैसे कि वहां के जो धर्म गुरु होते हैं उनको लामा कहते हैं, उनको जब देखा तो उसके मन में उद्देश्य जागृत हुआ कि मैं भी ऐसा संत बनूंगा। उसने उस दिन अपने गोल को डिसाइड कर लिया। अब दोनों जगह है, दोनों भी अभी के युग के ही है। एडोल्फ हिटलर ने बचपन में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, ये आर्यों की ही भूमि है और ये आर्य ही सब पर राज करने चाहिए, तो मुझे जर्मन का सम्राट बनना। मिलारेपा है जो ऑलरेडी तांत्रिक है, ख्याति प्राप्त तांत्रिक है, उसने गुरु को देखा, जो बौद्ध गुरु है उनको देखा और सोच लिया कि मुझे क्या करना है, इनके जैसा बनना है। दोनों ने भी अपने जीवन के उद्देश्यों को डिसाइड किया। दोनों भी कैसे थे, दृढ़ संकल्पित थे।
ध्येयनिष्ठ थे कि जो मैंने ध्येय डिसाइड किया है वो मुझे प्राप्त करना है। ये दोनों के भी भाव थे, दोनों ने भी उस ओर प्रयास किया क्योंकि दृढ़ संकल्पित थे। पर दोनों के उद्देश्य कैसे थे? एक दूसरे से अपोजिट थे या एक दूसरे को सिमिलर थे? बताइए, है सभी? यस मैम। सबके वीडियो ऑफ है, कोई समझ में ही नहीं आ रहा मुझे या नहीं। हाँ, तो दोनों के भी उद्देश्य कैसे थे? एक दूसरे से अपोजिट थे, करेक्ट? या हमें समय प्रबंधन जब हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रायोगिक पक्ष में एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य सही हो। सही उद्देश्य अगर हम डिसाइड करते हैं तो जो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हम जो जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं, वे भी सही करेंगे। अगर उद्देश्य ही गलत हो तो हम करने वाले उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी मार्गों का अवलंबन हम करते हैं वे सारे भी कैसे हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिटलर था, हिटलर ने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, जर्मनी पर राज्य करना है, मैं जर्मनी का सम्राट बनूंगा। तो उसके लिए क्या किया उसने? हर जगह पर गलत गलत कार्य करते गए, हर जगह पर गलत तरीके से वो उस स्थान पर पहुंचा और गलत तरीके से ही लोगों पर रूल करने लगा, तो उसका अंत भी गलत ही हुआ। तो इसीलिए अपने जीवन में सही उद्देश्य का निर्माण होना बहुत जरूरी है। ये हमारा सबसे पहला प्रायोगिक पक्ष है कि आप जो भी कार्य करें उसके लिए हमारा जो उद्देश्य है वो हमेशा सही रहे। पहले उद्देश्य को चेक करना कि मैं जीवन जी रहा हूं। आप इन बातों का ध्यान रखना, क्लास होने के बाद इसका चिंतन करना कि मैं जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। ये आप किसी को बताना मत, पर इसके बारे में सोचना जरूर कि मैं जीवन जी रहा हूँ। पशु भी जीवन जीते हैं, मैं भी जीवन जी रहा हूँ। तो पशु जैसे जीवन जीते हैं, ये एक आया है दिन, ये आया है, ये जीना है और ये चले जाना है। हमें ऐसे जीना है या हमारे जीवन का भी कुछ उद्देश्य है। यहाँ पर 700 करोड़ लोग हैं पूरे जग में। इन 700 करोड़ लोगों में कोई एक व्यक्ति आता है और जाता है, इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भी आने से या जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है किसे? हमें, अगर हम उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं तो। मेरा आवाज आ रहा है ना? जी हाँ मैडम। कट रहा है आवाज? नहीं नहीं, अभी क्लियर है। हाँ, तो पहले ये सोचना कि हम जीवन जी रहे हैं, समय का प्रबंधन भी हमें करना है, पर उस समय के प्रबंधन में सबसे पहला कार्य अगर हमें कुछ करना है तो अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करना। जीवन का उद्देश्य सही है या गलत है, इसको देखना। ये हमारा पहला प्रायोगिक पक्ष रहेगा। हम मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। अब हम सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक मास्टर के लेवल पर जैनिज्म को, जैन फिलोसॉफी को, कंपैरेटिव रिलीजन जो है उनको पढ़ रहे हैं। इसके आगे अब हमारी सारी डिग्री हायर रही, तो इसके कम से कम हमारे जीवन के उद्देश्य निश्चित हो, यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि यहाँ से हम अपने जीवन के उद्देश्य डिसाइड करें। अब हमारा अभ्यासक्रम जो है वो छोटा नहीं है, अब हमारी जो पढ़ाई है वो कैसी है? वास्ट। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसी दृष्टि से हमें ये विषय दिया गया। अब दूसरा बात, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद भी हम जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए जो हम एक एक कदम उठाते हैं वे भी सही है या गलत है, इसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एडोल्फ हिटलर है, उसे सम्राट बनना था जर्मनी का, तो वो गलत वे से क्या कर रहा था? खुद की जगह बना रहा था। एक उस जगह पर पहुंचा, गलत कार्यों को करके, तानाशाही करके वो वहां पर पहुंचा और वहां पर पहुंचने के बाद भी उसने तानाशाही ही की, तो उसका नाम गलत तरीके से ही दिया जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य जब हम निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है ये रहेगा, तो उसके लिए मुझे कौन से मार्गों का अवलंबन करना है। मेरे मार्ग सही है या गलत है? मैं जो टास्क कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इनको देखना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले बताया है प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस गोल्स, मतलब विविध लक्ष्यों का सम्यक समायोजन करना।
सम्यक समायोजन यानी सम्यक का अर्थ यहाँ पर धर्म की दृष्टि से ना लीजिए, सम्यक का अर्थ होता है सही रूप से, सही रूप से उसका क्या करना, समायोजन करना। जैसे कि गौतम गणधर है, अब गौतम गंधर का वर्णन हमारे आगमों में आता है। अब हमें भी पता है कि सारे गणधर जो होते हैं तीर्थंकरों के, वो नियमाचरम शरीरी होते हैं, उसी जीव में क्या करते हैं, उसी जन्म में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब गौतम गंधर भी तो मोक्ष को प्राप्त करने ही वाले थे। उनके जीवन का भी मुख्य उद्देश्य था कि मुझे जन्म मरण से छूटना है, मुझे दुखों से छूटना है, दुखों से छूटने के रास्ते को मुझे देखना है। अब वो उसी रास्ते पर चल भी रहे हैं। अब उनके वो जैसे जीवन जीना चाहिए एक गणधर को, वैसे ही जीवन वो जी रहे हैं। पर उसके बाद भी उनके मन में शंका क्या आई कि हम 11 गंधर थे, इसमें से जो मेरे बाद के 9 गंधर है वो तो भगवान के सामने ही केवली बन गए। भगवान के सामने ही उन्होंने क्या कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मैं तो निरंतर भगवान के पास रहता हूँ, फिर भी मैंने क्या नहीं किया है, अभी तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, मैं इतना पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ, परंतु ये पुरुषार्थ जो मेरा है वो फलीभूत होगा या नहीं। अब ये शंका उनके मन में आई। जैसे ही ये शंका उनके मन में आई, इंद्र ने देखा कि गौतम गंधर क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इंद्र ने कहा कि मैंने तो सुना हुआ है, वो उनके पास आए, उनके पास उनको आकर पता चला कि ये उनकी शंका है। तो इंद्र ने कहा मैंने तो एक बार के लिए ऐसा सुना है कि अष्टापद पर्वत पर, अष्टापद पर्वत कहाँ पर है, जो कैलाश मानसरोवर है वहां पर है। तो उस अष्टापद पर्वत पर कोई भी जीव अगर एक बार में चढ़ लेता है और उसी दिन वो क्या हो जाता है, पुनः नीचे उतरता है, तो वो चरम शरीरी ही होता है। अब इंद्र का कहने के पीछे उद्देश्य ये था कि अष्टापद पर्वत इतना ऊपर है कि इतने मतलब उसकी ऊंचाई इतनी लंबी है। मेरी आवाज कट नहीं रही है ना? नो मैम। नहीं हाँ, मैम, तो उसकी अच्छी ऊंचाई आ इतनी रही है। लंबी है कि एक चरम शरीरी ही जीव क्या कर सकता है, वो चढ़ सकता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि वो लब्धि प्राप्त ही होगा कि जो अष्टापद पर्वत उस समय चढ़ पाएगा। अब गौतम गंधर के मन में जिज्ञासा थी कि चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ कि मुझे क्या नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। वो अष्टापद पर्वत पर गए। गौतम गंधर ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके पास अनंत लब्धियां थी, पर उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बस 2 लब्धियों का उपयोग किया, 2 बार ही किया। एक बार कहते हैं, मैंने किताब में पढ़ा था कि जब अष्टापद पर्वत चढ़ना था, उस समय सूर्य के किरणों के आधार पर वो अष्टापद पर्वत चढ़े, तो वो किरणों के आधार पर जो चढ़ना है वो उनकी लब्धि थी। तो वो चढ़े और नीचे उतरे, तो उनको खुशी बहुत थी कि चलो मैं भी क्या करूंगा, चरम शरीरी बनूंगा। अब उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना रास्ता नहीं बदला, बस चेक किया। पर उसके साथ उनका सम्यक प्रयोजन किसमें था कि वो उन्होंने अपने पंच महाव्रत में वो निरंतर रहते थे। जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, ये उनके पास निरंतर था। उनके पास विनय संपन्न वो थे। उनके नीचे इतने सारे साधुओं को उन्होंने दीक्षा दी थी, सारे के सारे केवली बने। जिन जिन को गौतम गंधर ने दीक्षा दी, सारे के सारे केवली बने। ये भी बहुत ग्रंथों में आता है, इतनी लब्धि उनके पास थी। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी एक मैम, मिनट, हो रही है। हाँ हाँ मैम, हो रही है। हाँ हाँ, हो रही है, हो रही है। तो तो उन्होंने वहां पर क्या किया, खुद को चेक करने के लिए वो गए। ऐसे ही हम चेक करें कि हमारा लक्ष्य क्या है, सम्यक है या नहीं है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हम ये चेक जरूर करें बार बार। पर जो मार्ग हम अपनाए वो गलत ना हो, इसका हम ध्यान रखें। कभी ऐसा भी समय आएगा कि अगर हम घर में रहेंगे, घर में बैठकर आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। अगर हमने डिसाइड किया है हमें 2 घंटा अध्ययन करना है और 2 घंटे के बाद में घर के बाकी के काम करूंगा, परंतु हम अध्ययन में इतने रम जाते हैं कि हम 2 घंटे की जगह 4 घंटे करते हैं। उस समय घर वालों का कलह वहां पर होता है, घर वालों की चिड़चिड़ होने लगती है। तो उनकी चिड़चिड़ होने की अपेक्षा हम क्या करें,
वहां पर भी एक सम्यक परियोजन होना बहुत जरूरी है कि नहीं, पहले मुझे कार्य करना है ताकि दूसरों को असुविधा ना हो, उनकी सुविधा मुझे पहले पूर्ण करनी है, उसके बाद मैं आगे का क्या कर सकता हूँ, अपने कार्य कर सकता हूँ। तो ये हर चीज में हम देख सकते हैं कि हमारा लक्ष्य सम्यक है या नहीं, हम जो उसके लिए टास्क डिसाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं। उसमें दूसरी बात बताई है कि हमारा जीवन का निर्माण होना चाहिए, ऐसे ही लक्ष्य हमारे चारित्र्य का निर्माण होना चाहिए। जैसे आपने कभी महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के बारे में सुना होगा कि शिवाजी महाराज युद्ध के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे। अब वो युद्ध कर रहे हैं, वो राजा है, उनको क्या जरूरत है अध्ययन करने की, परंतु उस समय तो लाइट नहीं होती, पर फिर भी जब दिन भर युद्ध वो करते थे, शाम को सूर्यास्त के समय उनका आहार होता था, तो वो आहार होने के बाद जो 3 घंटे 2.5 घंटे का समय होता था, तो वो प्रत्येक जगह पर जब भी युद्ध के लिए जाते थे तो 250 पंडितों को साथ में लेकर जाते थे कि रात का जो 3 घंटे का 2.5 घंटे का समय मुझे मिलता है, उस समय में ज्ञान की चर्चा करूं और ज्ञान की आराधना करूं ताकि मेरे जीवन के लक्ष्य मेरे सामने। अब युद्ध के समय में 250 पंडितों को साथ रखने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उनका काम क्या हो सकता था, 10 और 12 पंडितों से भी हो सकता था, लेकिन वे उनके राज्य के सारे पंडितों को साथ में रखते थे कि चर्चा के समय क्या हो सकता है, ज्ञान बढ़ता है, ये इसका ज्ञान बांटेगा, वो उसका ज्ञान बांटेगा, और उनकी भी व्यवस्था युद्ध के समय वो करते थे। आप सोचिए कि राजा कोई बनता भी है तो उनके भी जीवन के लक्ष्य कैसे होते हैं, और वो ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं होते हैं। उनको जीवन, उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित किया हुआ है कि मुझे ये समय आध्यात्मिकता के लिए देना है, ये समय सामाजिक परिस्थितियों को देना है, ये समय परिवार को देना है, ये समय राजकीय स्थिति को देना है। तो ये उनका नियोजन होता था, तब कहीं जाकर वो सिस्टमैटिक लाइफ जी पाते थे, और वही क्या होता था आगे, उनको देखकर उनकी प्रजा उतनी आगे बढ़ पाती। ठीक, तो हमारे जीवन का लक्ष्य अब जब हम डिसाइड करें तो वो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, सम्यक भी होना चाहिए, उद्देश्य सम्यक होना चाहिए, और उसमें हमारे चरित्र का निर्माण होना चाहिए। हमें देखना है कि जो डिसाइड मैंने किया है उसमें मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, मेरी इनर डेवलपमेंट कितनी हो रही है। अगर उसमें मेरी डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो कहीं तो मैं गलत जा रही हूँ। मतलब समय प्रबंधन जो है वो स्वयं का प्रबंधन है। ये हमेशा ध्यान रखना कि मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ तो ये मैं दूसरों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं स्वयं का प्रबंधन कर रही हूँ, मैं स्वयं की मैनेजमेंट कर रही हूँ। ठीक, अब इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 टर्म गोल्स, 3 टर्म यानी कुछ हमारे कार्य जो होते हैं, एक उद्देश्य आपको पूर्ण करना है। जैसे कि आपको एमए कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपको एक उद्देश्य, आपने उद्देश्य डिसाइड किया कि मुझे एमए पूर्ण करना है, बराबर। अब उसमें आपके कुछ टास्क जो रहेंगे, कुछ दीर्घकालिक रहेंगे, लॉन्ग टर्म वाले रहेंगे, कुछ मिडल टर्म वाले रहेंगे, मध्यकालिक रहेंगे, और कुछ अल्पकालीन रहेंगे, शॉर्ट टर्म रहेंगे। तो उसमें भी आप ध्यान रखना, अभी आप एमए कर रहे हो, आपने डिसाइड किया है कि मुझे एमए कंप्लीट करना है, तो उसमें आपके अल्पकालीन टास्क क्या रहेंगे कि हाँ मैं प्रतिदिन क्लास करूंगी ताकि मेरी अटेंडेंस पूरी रहे। ये आपका अल्पकालीन हुआ, समझा, आज आपने डिसाइड किया कि आज मुझे क्लास करना है। अब क्लास में आपका मध्यकालीन क्या रहेगा कि हाँ हमें जो क्वेश्चन आंसर्स है, हमें जो नोट्स है, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, उसकी स्टडी हमें करना है, ये आपका मध्यकालीन रहेगा। और आपका दीर्घकालीन क्या रहेगा कि जब जब भी आप एमए कंप्लीट हुए हो, ये किस फेज पर आपने एग्जाम्स दी है, कोई कोई बस पढ़ाई में ही रह जाए, बस क्लासेस में ही रह जाए, तो उसके पास एमए की डिग्री आएगी क्या, नहीं आएगी। और ये आपका दीर्घकालीन लक्ष्य है कि आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे अल्पकालीन और मध्यकालीन में कितना समय देना है। आपको लेक्चर्स आपने बार बार सुने हैं, लेकिन वो सुनने के बाद आपको रिवाइज करना है, आपको लर्न करना है, लर्न करने के बाद भी हम पेपर लिखेंगे, तब कहीं जाकर वो टास्क कंप्लीट होगा। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हम सुनने में रह जाए, पढ़ाई करने में रह जाए, और जिस दिन पेपर देने का समय आएगा उस दिन हम पेपर पर पहुंचे ही नहीं, तो एमए होगा क्या, नहीं। तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, ये इसमें हमें ध्यान रखना है कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे क्या करना है, एक वर्ष में 300 गाथा कंठस्थ करनी है, तो 300 गाथा मुझे अगर कंठस्थ करनी है तो मैं प्रतिदिन एक करूंगा।
महीने में मेरा इतना होना चाहिए, मैं आगे आगे जा रहा हूँ तो पीछे का भी मुझे भूलना नहीं है, तो उसको भी हम डिसाइड करेंगे कि उसे भी क्या करना है, हमें फेरना है। तो ये जो है, ये हम एक एक टास्क करते हैं, भले वो 1 साल का हो, 4 महीने का हो, 1 दिन का हो, उसमें भी क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि कहीं बहकर नहीं जाना। छोटे छोटे लक्ष्यों में ही बह नहीं जाना है कि बड़े बड़े लक्ष्य पीछे रह जाए। जैसे हम देवसी प्रतिक्रमण करते हैं, तीर्थंकर ने क्या कहा, भगवान महावीर ने कि आप देवसी भी प्रतिक्रमण करो, रायसी भी, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। देवसी और रायसी क्या होगा, अल्पकालिक में आ जाएगा, मध्यकालिक में आपका चातुर्मासिक और पाक्षिक प्रतिक्रमण आ जाता है, और दीर्घकालिक में संवत्सरिक प्रतिक्रमण आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप रोज देवसी करते हो तो जिस दिन संवत्सरिक प्रतिक्रमण करना है उस दिन आप शांत रहो, वो तो वर्ष की अलग रहेगी। तो संवत्सरिक भी करना ही है, तो सबको डिवाइड करके रखना है। ऐसा नहीं कि देवसी देवसी में ही चले गए और संवत्सरिक और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण हमने पीछे छोड़ दिया, ये कभी नहीं करना। मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि आप डिसाइड करो कि उसके लिए मुझे अभी योगा में आगे जाना है। आपने डिसाइड किया कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे मेडिटेशन करने के लिए शुरुआत करनी है, तो शुरुआत में आप सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं रखोगे। शुरुआत में आप क्या डिसाइड करोगे कि मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ूंगा। जो धीरे धीरे से आगे बढ़ता है पर कंसिस्टेंटली जो आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन में क्या कर सकता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। आप पहले ही दिन अगर 1 घंटा मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो 2 दिन बाद ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आपका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। तो पहले ही दिन हम बोर हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना। आपको अगर मेडिटेशन करना है, आपकी इच्छा है कि आप 1 घंटा प्रतिदिन मेडिटेशन में दो, स्थिरता के साथ, तो आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। आज मैं 5 मिनट बैठूंगा, कल मैं 5 मिनट बैठूंगा, 8 दिन तक लगातार मैं 5 मिनट बैठूंगा, फिर मैं अपनी क्या करूंगा, टाइम इंक्रीज करूंगा, फिर मैं 10 मिनट करूंगा, फिर मैं 15 मिनट करूंगा। शरीर की कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये ऐसे ही ये लक्ष्य होते हैं। एकदम से आपने बड़ा गोल डिसाइड कर लिया और आप चाहो कि मैं बड़े गोल को तुरंत प्राप्त कर लो और पहले दिन आप बहुत मेहनत करो, तो दूसरे दिन डाउन हो सकते हैं। इसीलिए ये टाइम मैनेजमेंट होती है कि पहले दिन से आप डिसाइड करो कि मुझे आज इतना करना है तो इतना ही करना है, पर कॉन्सिस्टेंटली करना। ठीक। फिर आगे है आध्यात्मिकता। हमारे लक्ष्यों में आध्यात्मिकता कहीं भी ना छूटे, भले ही आप व्यवहार के लक्ष्य बनाओ, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ जुड़कर बनाए तो उसका आनंद आएगा। और तीसरा है उत्साहवर्धक लक्ष्य। उत्साहवर्धक लक्ष्य जो है, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि आपकी जैसी क्षमता है उसी के अनुसार आपको क्या करना है, लक्ष्य बनाना है। जैसे कि अगर आपने कभी एजुकेशन सिस्टम देखी होगी, एक सीबीएसई वाली होती है, एक नेशनल लेवल की है, एक इंटरनेशनल लेवल की है। आप कभी एजुकेशन सिस्टम देखना, प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको साइट वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स होते हैं, साइट वर्ड्स होते हैं। साइट वर्ड्स यानी क्या, अब साइट साइट मतलब देखते ही पहचाने, SIGHT साइट। अब वो साइट मैं आपको बताती हूँ। साइट वर्ड्स यानी क्या होता है, समझो वहां पर चेयर रखी हुई है और उस चेयर पर वो एक फ्लैश कार्ड लगाते हैं और उस पर चेयर का स्पेलिंग लिखा हुआ होता है, करेक्ट। टेबल है, टेबल पर उन्होंने फ्लैश कार्ड चिपकाया है और वहां पर टेबल का स्पेलिंग लिखा हुआ है। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने क्या किया है, फ्लैश कार्ड चिपकाया है और वहां पर ब्लैक बोर्ड का स्पेलिंग है। वॉल पर स्पेलिंग चिपकाते हैं। अब उनको ये साइट वर्ड्स होते हैं, उनको स्पेलिंग नहीं पता, उनको ABCD नहीं आ रही। उनको कैसे पढ़ाया जाता है कि चेयर पर वो चिपकाया है तो वो आकृति से पहचानते हैं। चेयर की स्पेलिंग की जो आकृति है, C की जो आकृति है, H की जो आकृति है, A की जो आकृति है, उससे पहचानते हैं कि अच्छा ये जो मुझे डिजाइन दिख रही है, ये डिजाइन क्या है, चेयर शब्द है। बराबर। प्री प्राइमरी के बच्चों को ये साइट वर्ड्स होते हैं, उनको ये आकृतियां बताई जाती है। उन्हें पहले ही दिन अगर हम कहे कि नहीं तो आज के आज ही ABCD लर्न कर ले और आज ही क्या कर ले, ये चेयर का स्पेलिंग लर्न कर ले, हो सकता है नहीं होगा, क्षमता बहुत कम है। और हम लक्ष्य कैसे देंगे, उनको बहुत बड़ा देंगे कि आज ही क्या करना है, ABCD सीख ले, ऐसा नहीं होता। फिर जब वो बच्चे सीनियर में जाएंगे, जूनियर KG में जाएंगे, उसके बाद उनको ABCD सिखाई जाएगी, फिर उनको वापस चेयर का स्पेलिंग दिया जाएगा और उसमें उनको बताते हैं कि आप ये पढ़ो, ये क्या है।
फिर तब उनको फोनिक्स के साथ बताते हैं कि आपको क्या करना है, ये जो आप स्पेलिंग रीड करोगे, इन स्पेलिंग के साथ आपको उनका उच्चारण भी सीखना है। ये उच्चारण जो होता है उसे फोनिक्स कहा जाता है, बराबर। फिर वो एबीसीडी सीखते हैं, फिर एबीसीडी के बाद उनका फोनिक्स भी वो सीखते हैं। फिर फोनिक्स होने के बाद जब वो फर्स्ट सेकंड में जाते हैं तो वो तब रीड करना सीखते हैं, और तब उनको पता चलता है कि मुझे प्री प्राइमरी में जो डिजाइन दिखाई गई थी वो डिजाइन नहीं थी, वो क्या थी, स्पेलिंग था। तो अगर छोटे बच्चे हैं उनको हम पहले से ही बोले कि आप क्या करो, आपका ये गोल है कि आपको क्या करना है, एबीसीडी लर्न करना है, वो बच्चे दूसरा दिन स्कूल में आएगा ही नहीं। हमारे लक्ष्य उत्साहवर्धक होने चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि हमने वो कैपेसिटी है करने की, वैसा ही लक्ष्य पहले बनाए, फिर उसके बाद कैपेसिटी बढ़ाए और फिर लक्ष्य बढ़ाए, तभी वो उत्साहवर्धक रहेंगे, तभी वो आपको इनकरेज कर पाएंगे। अगर सेकंड के बच्चे हैं उनको कहो कि अभी एबीसीडी आप लर्न करो, तो ये भी उत्साहवर्धक रहेगा क्या लक्ष्य? अब वो ऑलरेडी वो एबीसीडी जानता है, उसे आप वही लर्न करने के लिए बोलोगे तो वो उत्साहवर्धक रह सकता है क्या? नहीं। मतलब आपका लक्ष्य उत्साहवर्धक कब हो सकता है? जब उसमें कुछ नयापन हो। आप वही रिपीट 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 करोगे तो वो टास्क क्या नहीं हो सकता, उत्साहवर्धक नहीं हो सकता। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसकी कैपेसिटी कम है तो उसे हम वो नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए भी वो उत्साहवर्धक नहीं रहेगा। जो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको हम छोटा लक्ष्य नहीं देंगे, छोटी उनकी क्षमता बहुत है, अब उनको हम छोटा नहीं देंगे तो वो भी उत्साहवर्धक नहीं रहेगा। उत्साहवर्धक, और उत्साहवर्धक कब रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, उनको आप अब उनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है पढ़ाई करने की, उनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, उनको अगर आप साइंस में फाउंडेशन भी दोगे, फाउंडेशन की स्टडी भी देंगे, तो उनका क्या होगा, अब उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो वहां पर कुछ नया सीखेंगे, तो वहां उनके लिए उत्साहवर्धक हो सकता है, आगे जाकर उनको वो क्या होगा, काम आएगा। तो हमारे गोल कैसे होने चाहिए, अगर उत्साहवर्धक है तो हम राइट वे पर चल रहे हैं, ठीक। अब इसमें तीसरा प्रायोगिक पक्ष दिया है। पहला प्रायोगिक पक्ष क्या दिया, जीवन में सही उद्देश्यों का निर्माण करना, सही उद्देश्य बनाना। दूसरा पक्ष क्या दिया है कि हमारे जो भी सही उद्देश्य है उसके अनुसार ही सम्यक गोल हो, हमारे गोल और पॉलिसीज उसके लेकर हम जो भी कार्य करें वो सारे सम्यक हो। अब तीसरा दिया है, आपको लिस्ट बनानी है। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ मैम आ रही। अरे, आ रही है ना? ड्राई फ्रूट्स भी होगा, हाँ उसका भी पानी गिरा के अभी देखो सही कार्य सूची बनाना। सही कार्य सूची कैसी होती है, प्राथमिकता वाले कार्य, तत्कालिक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य और अनावश्यक कार्य, हम चारों प्रकार के कार्य दिन में करते हैं। प्राथमिकता वाले कार्य यानी जो कार्य पहले करना है, जैसे कि आगमों में वर्णन आता है भरत चक्रवर्ती का, आपने सुना है भरत चक्रवर्ती का वर्णन। भरत चक्रवर्ती, उनको तीनों खुशियां एक साथ मिली थी। तीनों खुशियां कौन सी एक साथ मिली थी, कौन ही बता सकता है? मैम पुत्र का जन्म, फिर केवल ज्ञान का, हाँ, और तीसरा क्या था, भूमि तीर्थ चक्र रत्न की उत्पत्ति। रत्न की उत्पत्ति। अभी देखो तीनों खुशियां उनको एक साथ मिली थी, तीनों भी बहुत बड़ी खुशी थी। चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है मतलब वो 6 खंडों पर राज्य करने के लिए योग्य बने हैं, अब इसके आगे वो निकल सकते हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और तीसरा था भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ था। उन्होंने प्राथमिकता किसे दी, वो ऋषभ देव के केवल ज्ञान के महोत्सव में जाने की प्राथमिकता दी। केवल ज्ञान में पहले गए। सही बात, उन्होंने प्राथमिकता किसे दी, भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान को, क्योंकि ये जो उत्पत्ति, ये जो प्राप्ति हुई है, ये कैसी है, शाश्वत प्राप्ति है, ये अब कभी नष्ट नहीं होगी, ये मेरा क्या है, आत्मा का सुख है। तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति को उन्होंने क्या किया, महत्व दिया। वैसे ही ये तो बहुत बड़ी, ये तो आगम का उदाहरण है, पर इससे हम जान सकते हैं कि हमें अपने जीवन में प्राथमिकता किसे देनी चाहिए।
जैसे कि हम बाहर गए, आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके पास 3 ऑप्शन है। इस समय आप क्लास में बैठे, पर दोपहर में आप खाना हो गया है आपका, तो आप बहुत थके हुए हो, तो आप सोने को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि चलो आधा घंटा नींद ले ले, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है। 11 बजे बात करेंगे उसकी। जी जी जी, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो। मैम वो किसी का स्पीकर ऑन था तो इस वजह से ही हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो, आपके पास ऑप्शन है, 2 से 4 क्लास है, लेकिन 2 से 4 का जो समय है वो कैसा है, इस गर्मी के दिनों में सुस्ती वाला समय होता है, बराबर। इस समय में क्या होती है, हमें नींद बहुत ज्यादा आती है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि चलो आधा घंटा हम नींद ले लेते हैं, फिर बाद में क्लास करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि चलो मेरे पास तो अभी खाली समय है, तो मैं मोबाइल पर बैठकर क्या कर सकता हूँ, सोशल मीडिया देख सकता हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह देख सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ। अब इन तीनों में बहुत सारे लोग किसे प्राथमिकता देंगे? सोने के लिए। हाँ, हम क्या करेंगे, अन्य कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी भी बातें हैं और बहुत बड़ी बड़ी भी बातें हैं। एक एक बात में भी हमारे लाइफ को देखने का तरीका बदल सकता है। हम यही करते हैं प्रतिदिन कि जिसे प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, उन चीजों को हम प्राथमिकता देते हैं, और हम कहते हैं कि मेरा क्या नहीं है, मेरे जीवन में मुझे वहां पर सक्सेस नहीं मिला, हम सफलता हमें वहां नहीं मिली, क्योंकि हमारी प्राथमिकता देने की जो ये है पद्धति है वही गलत है। हम गलत चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर रात को परिवार के साथ बैठने का समय है, और परिवार के साथ सबने डिसाइड किया आज हमें फैमिली के साथ बैठना है, सबको एक साथ बैठकर चर्चा करनी है, अपने दिन भर के हुए जो भी है, आपके दिन भर में जो जो भी घटित हुआ है, उस सबको सबको क्या करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है। ये सबने डिसाइड किया और सब आकर बैठ भी गए, पर सब अपने अपने मोबाइल को लेकर बैठे, तो क्या होगा? चर्चा नहीं होगी। हेलो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम का कनेक्शन भी ब्रेक हो गया। नहीं है मैम, ज्वाइन हो रहे होंगे वो। हाँ हम्म। हाँ, हुआ। हाँ मैम। हाँ यस मैम। जी, मैंने अभी दूसरा लगा दिया है, यहाँ का नेट थोड़ा अनस्टेबल है। तो देखिए, तो प्राथमिक तात्कालिक कार्य, जो तात्कालिक है, करना इमरजेंसी है, तुरंत करना जरूरी है, तो पहले वो काम करें। फिर इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको पीछे छोड़े नहीं, और आगे है अनावश्यक, अनावश्यक तो करना नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना है। फिर तीसरा चौथा जो पॉइंट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में, वो आएगा मेकिंग राइट टाइम टेबल। कल मैंने यही बताया था कि आपको टाइम टेबल बनाना है एक दिन का। देखिए, आप जैसे जैसे आगे जाओगे, आप एक दिन का टाइम टेबल नहीं बना सकते, आपको हफ्ते का टाइम टेबल बनाना है, फिर उसके बाद महीने का बनाना है, फिर उसके बाद आपका साल का भी बनाना होना चाहिए। ये इसलिए होता है ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे कि हाँ, मुझे एक साल में ये कंप्लीट करना है, मुझे महीने में ये कंप्लीट करना है। ये किसके लिए है? ये हमारी आत्मा का, हमारे मन का क्या हो, एक नियोजन हो, उसके लिए होता है। तो वो शुरुआत अगर पहले ही मैं आपको हफ्ते का बता दूंगी तो हमें काम भी याद नहीं आएंगे, पर अगर दिन का बताएंगे तो दिन में क्या होगा, हाँ हमें पता है कि आज दिन भर में मुझे काम क्या करना है, तो वो हम बने, हमें बनाना आसान होता है।
जैसे जैसे आप दिन का बनाओगे, फिर आप 2 दिन का बनाकर देखना, फिर आप हफ्ते का बनाकर देखना, फिर आपको ध्यान में आएगा कि हमारी जो कैपेसिटी है वो कितने सारे कार्य करने की है, हम कितने सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सब में क्षमता बहुत है, पर वो क्षमता धीरे धीरे डेवलप होती है, वो हमें धीरे धीरे पता चलता है। उसके बाद आपको ध्यान में आएगा कि आप कितने एक्टिव हो, और जो एक्टिव इसमें होता है वही एक्टिव, उतनी ही एक्टिविटी हमारी किसमें हो, आध्यात्मिकता में हो। तो जो भी हम टाइम टेबल बनाए, समय सारणी बनाए, उसमें इन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 5 बातें कौन सी है? जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उससे भटकना कभी नहीं। आपने मुख्य लक्ष्य रखा है कि आपका ये मुख्य लक्ष्य है, उससे भटक कर कोई भी कार्य ना करें। जो भटक गया वो क्या हो सकता है, अपने कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकता है। समय सारणी को लेकर आगमों में एक वर्णन आता है, आपने उत्तराध्याय सूत्र पढ़ा होगा, जहां जहां भी स्वाध्याय का वर्णन आता है, साधुओं की समाचारी का वर्णन आता है, वहां वहां पर भगवान महावीर ने कैसे कहा है, देखिए, जो साधु जी होते हैं, जो साध्वी जी होते हैं, उनको एक समय सारणी देकर रखी हुई है। कभी आपने पढ़ा भी होगा कि साधु जी होते हैं, उनके दिन के 4 प्रहर होते हैं, और रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। तो साधु जी को पहले प्रहर में स्वाध्याय करना है, दूसरे प्रहर में ध्यान करना है, तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए निकलना है, और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय में आना है। आपने सुख विपाक में भी ये पढ़ा होगा। दूसरी ओर रात्रि के प्रथम प्रहर में भी उनको स्वाध्याय करना है, रात्रि के दूसरे प्रहर में ध्यान करना है, तीसरे प्रहर में निद्रा लेनी है, और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय में लग जाना है। ये भगवान महावीर ने ये समय सारणी किसके लिए दी? चतुर्विद संघ के जो साधु साध्वी जी है उनके लिए दी। क्यों दी? क्योंकि इस समय में काले कालम समाये, जो कार्य जिस काल में करना है उसमें अगर हो तो वो अच्छे तरह से समायोजित हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। तो काले कालम समायरे के अंतर्गत ही भगवान ने क्या किया है, सबको समय सारणी दे दी है कि आपको दिन में ऐसे ऐसे ही कार्य इस समय पर करना है। उनकी पढ़ी लेखना भी करनी होती है, प्रतिलेखना भी करनी होती है, तो उसको भी उनको संधि काल का समय दिया है। क्यों संधि काल का समय दिया है? क्योंकि संधि काल के समय में वो स्वाध्याय भी नहीं करते हैं और ध्यान भी नहीं करते हैं। तो उस समय में आपको ये अन्य कार्य करना है, ताकि आपके कार्य कोई पीछे छूटे नहीं, आपका जीवन अस्ता व्यस्त हो नहीं। ठीक, तो हमारे लिए भी क्या करना है, हमें मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर, इसमें साधु जी साध्वी जी जो भगवंत है वो अपने मुख्य उद्देश्य से पतित नहीं होते हैं, उनके मुख्य उद्देश्यों को अच्छी तरह से और समायोजित करने के लिए ही ये सारणी होती है कि आप इस मार्ग पर चल रहे हैं, आपको क्या करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो आपको ऐसे समय सारणी में जीना आवश्यक है। तो जितना साधु जी साध्वी जी के लिए समय का प्रबंधन है, जो बताया हुआ है, उतना हमारे लिए नहीं है, तो हमें हमारा करना है। श्रावकों के लिए भी बहुत सारी बातें बताई है, परंतु हम पूरी तरह से श्रावकों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो हम अपनी समय सारणी बनाएं। उसमें दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि सूर्योदय के पूर्व उठने का पूरा प्रयास करना, जहां तक हो सके कि मैं क्या करूं, सूर्योदय के पूर्व ही उठूं। इससे क्या होगा, आप सुबह फ्रेश समय में उठोगे तो आपको समय अच्छा मिलेगा। फिर तीसरा है, जब भी हम दिन में 2 कार्य करें उसके बीच में एक अवकाश का समय हो। अवकाश यानी आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तुरंत एक कार्य कर लिया, तुरंत दूसरे पीछे, उसके पीछे दूसरा लग जाना, उसके पीछे तीसरा करना, इससे क्या होता है, आपके मन पर भी बॉडरेशन आएगा, आपके दिमाग पर भी बॉडरेशन आएगा, आपको क्या होगा, फिर शरीर की भी अस्वस्थता होगी और मन की भी। तो ध्यान रखना, जो भी 2 कार्य करे उसके बीच में क्या रखे, एक अवकाश रखे, फ्री टाइम रखे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और फिर अगले काम मैम में आपका आवाज कम आ रहा है। लगे। ऐसे हेलो, क्यों होता है? अभी तो मैंने आवाज कम आ रहा है, अभी आवाज नहीं आ रहा है। अभी तो नेटवर्क मैंने पूरा लगाया है। नहीं आ रहा है मैम, बहुत आ रहा है बारीक हो गया है। आ रहा है हेलो, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है ना? यस बहुत मैम आ रहा है। बारीक अभी आ आ रहा रहा है। है ना मेरी आवाज? नहीं नहीं आ मैम रहा आ है, रही है, अच्छे से आ रही है हमें तो। अच्छे से आ रही है। अच्छे से आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, फिर कोई नहीं, कुछ वहां पर नेटवर्क भी इशू होगा मैम, हमारा सा भी। और आगे है कि भोजन आदि भी उसकी आदतें रखना ही,
भोजन भी सूर्यास्त के पूर्व करना, अगर नहीं उस समय हो पाता है तो जल्दी करना, ताकि आपको रात्रि का जो समय हुए वो आपके व्यक्तित्व निर्माण में रहेगा। जब आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम आएगा तब आपको बताएंगे कि खुद का समय उठने के बाद का भी और सोने के पूर्व का भी समय वो स्वयं की आत्मा को ही देना, अन्य किसी को कभी नहीं। हम क्या करते हैं रात्रि में सोने तक, हम क्या करते हैं, एक तो फोन पर बोलते रहते हैं, दूसरों के साथ बोलेंगे, या बाकी जब दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में चिंतन करेंगे। तो रात्रि का जो अंतिम आधा घंटा है और सुबह उठने के बाद का जो आधा घंटा है वो हमेशा अपने व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए रखना। उसके बाद है जो भी है हमारे कार्य, हम समय सारणी जो बनाते हैं वो हमारी पांचों भागों में विभक्त है या नहीं देखना। 5 भाग कौन से? अपना आध्यात्मिक भी हो, अभी समय सारणी बनाई है, किसी ने समय सारणी बनाई है तो समय सारणी में देखना कि मैंने स्वयं को समय दिया क्या। उसके बाद देखना कि स्वयं के साथ मैंने परिवार को समय दिया है क्या उस समय सारणी में। उसके बाद देखना कि मैंने जो व्यवहारिक कार्य है उसको समय दिया है क्या। फिर उसमें और एक बात देखना कि इनके साथ भी मैंने जो सामाजिक, धार्मिक, बाकी अन्य जो है, और उसके साथ भी मैंने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट को भी समय दिया है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमें फ्रेश करता है, तो थोड़ा सा ही आवश्यक है, पर पूरा जीवन एंटरटेनमेंट में ना जाए। उसके बाद कार्यों को, योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य देना। अब आगमों में इसे लेकर एक कथा आती है, आपने आज नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब आ रही है आवाज सबको? मैम आपकी पहले नहीं आई आवाज। मैं वापस रिपीट करती हूँ। यहाँ पर ही हम ये कंप्लीट करते हो कि उचित व्यक्ति को उचित कार्य सौंपना, ये होना चाहिए। हमें कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं कि खुद ही सारे कार्य करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब काम बढ़ते हैं तो काम सौंपना भी आना चाहिए। हम काम सौंपने के लिए आगे निकलते हैं, तभी क्या हो सकता है, कार्य और अच्छी तरह से पूरा हो सकता है। तो उसमें मैंने आगम का एक ग्रंथों में, आगमों में भी नहीं, ग्रंथों में वर्णन आता है। किसका आता है कि एक ससुर जी थे और उनकी 4 बहुएं थी। कदाचित आपने ये सुना भी होगा। तो उनकी 4 बहुएं कौन सी थी? एक उज्जीता, एक भोगवती, एक रक्षिता और एक रोहिणी। तो उन 4 बहुओं को कौन सा कार्य किसे देना है ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ससुर जी ने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सभी बहुओं को चावल के दाने दिए। बराबर सुनी है सबने कथा ये? यस मैम। हाँ, तो पहली किसी जो थी उज्जीता, उज्जित का अर्थ है फेंकना। तो उज्जिता जो बहू थी उसको भी चावल के दाने दिए, भोगवती को भी दिए, रक्षिता को भी दिया और रोहिणी को भी दिए। तो उज्जिता ने क्या किया, फेंक दिया। वो चावल के दाने के, इसका मैं क्या करूंगी, जब मुझे पुनः मांगेंगे 5 वर्ष बाद तो मैं क्या करूंगी, दूसरे वाले चावल के दाने उनको दे दूंगी। ये उन्होंने सोचा। तो उसने, उज्जिता ने क्या कर दिया, वो चावल के दाने फेंक दिए। फेंक दिए। अब दूसरी कौन है, भोगवती। उसने क्या कर लिया कि भाई इन्होंने पकड़ के चावल खा के लिया। दाने दिए हैं तो मैं क्या करती हूँ, प्रसाद के रूप में इसे खा लेके। जब वो 5 वर्ष के बाद मुझे उन चावल के बारे में पूछने वाले हैं तो उस समय मैं क्या करूंगी, उनको दूसरे वाले दाने दे दूंगी। पर उसने फेंके नहीं, उसने क्या कर लिया, उनको खा लिया। अब तीसरे कौन है, रक्षिता। रक्षिता। रक्षिता, उसने क्या किया था, संभाल के रखे। संभाल के रखे कि नहीं ये मेरे ससुर जी ने दिए हैं तो कुछ सोच कर समझ कर दिए होंगे, तो मुझे क्या करना है, इनको अलमारी में संभाल कर रखना है।
ठीक, अब उसने संभाल के रखे। और चौथी जो थी रोहिणी, उसने क्या किया उन चावल के दानों का? उसने वो उसके दाने बोए और फिर चावल की खेती की। खेती की। उसने क्या किया, वो अपने मायके में भेजे और उनको कहा कि इनकी क्या करे, खेती करे। तो खेती करने के बाद क्या हुआ, 5 वर्ष बाद तो चावल की बहुत सारी खेती हुई और उनको चावल को यहाँ पर लाया गया। जब 5 वर्ष बाद ससुर जी ने पुनः पूछा, तो पहली उज्जिता जो थी उसने क्या किया था, चावल के दाने फेंक दिए। तो उसे कौन सा काम दिया उनको? कचरा कौन सी काम कचरा दिया? फेंकने का। हाँ, कचरा आदि फेंकने का कार्य उसके पास दिया कि तुम ये कार्य अच्छे से कर सकती हो। देखो, हम जैसा व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार हमारा कैरेक्टर कैसा है ये पता चलता है, हमारा चारित्र्य कैसा है ये पता चलता है। तो उसे कार्य कौन सा दिया, बाहर फेंकने का। दूसरी जो थी भोगवती, उसे कार्य कौन सा दिया, खाना बनाने का। उसे भोजन का कार्य दिया कि वो भोजन का कार्य अच्छे से संभाल सकती है। तो भोजन का सब कौन देखेगा, वो देखेगा, 2 नंबर की बहू देखेगी। 3 नंबर की जो थी रक्षिता, उसे कौन सा कार्य दिया, संभालने का। हाँ, जो धन धान्य आदि है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसे संभालने का काम किसके पास दिया, 3 नंबर। रक्षिता के पास दिया। रक्षिता। और चौथी जो रोहिणी है, उसे पूरे घर का कारभार दिया कि ये तीनों भी कैसे करते हैं, पूरा घर आपको संभालना है, इनसे काम करवा के लेना है। क्योंकि वो कार्य वो बहुत अच्छे से करती है कि इस घर को आगे बढ़ाना कैसे। अगर ये 5 दानों से पूरी खेती, चावल की खेती कर सकती है, इतने चावल बढ़ा सकती है, तो उसमें वो कैपेसिटी है। तो उचित व्यक्ति को उचित कार्य सौंपना, ये भी क्या है, टाइम मैनेजमेंट का प्रायोगिक पक्ष है। ठीक, तो हमें वो आना चाहिए कि कौन सा उचित व्यक्ति है और उसे कैसे कार्य सौंपे जाए, फिर कार्य का सही क्रियान्वयन करना, मतलब कार्य को समान इसमें बांटना। मतलब हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कौन सी चीजें होनी चाहिए। उत्तराधयन सूत्र में गाथा आती है, अहम पंचहिम ठाने ही जेहिम सिखाना लभई। मतलब 5 स्थान ऐसे हैं जिसमें क्या नहीं हो सकती है, हम उचित शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। वो 5 स्थान कौन से हैं, थम्बा पोहा पमायेनम रोगे ना लस्सयेनम। अहंकार, थम्बा यानी अहंकार, कोहा यानी क्रोध, फिर तीसरा क्या है, पमायेनम प्रमाद, रोग और आलस्य। इन 5 चीजों से हम क्या नहीं कर सकते हैं, उचित शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यही है कि आप कंटिन्यू क्या रहे, अवेयर रहे, जागरूक रहे, प्रमाद आप में ना आए। प्रमाद अगर हम में आता है, आलस्य अगर हम करते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते, अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ये पॉइंट हम समय आने पर, क्योंकि ये आज पूर्ण नहीं होगा, इसमें पॉइंट ज्यादा है, तो ये हम कल पुनः देख लेंगे और कल हम धर्म की अवधारणा को शुरू करेंगे। तो आज हम यही के लिए रुक जाते हैं क्योंकि आपका अगला क्लास है। ठीक है, आपको क्योंकि ये मीटिंग लीव करके पुनः आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है ताकि आपकी रिकॉर्डिंग को अलग हो। ओके मैम। हाँ, तो आज के लिए हम यही रुक जाते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। वितराग के वाणी के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो इच्छा। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।